नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। प्यारे दोस्तों, मैं राहुल सर आपके चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस चैनल पर यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित एलिफेंटा और सित्तरवासल की गुफाओं पे बहुत ही विस्तृत और बेहतरीन तरीके से चर्चा किया था। जो हमारा भाई बंधु, जो हमारे सर मैडम पिछली कक्षा को नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से दोनों गुफाओं से मिलाकर के कम से कम 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। जितनी भी गुफाएं हैं सभी गुफाओं से क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर गुफाओं से क्वेश्चन गलत होता है हम सिलेक्शन से दूर चले जाते हैं, तो गुफाओं से क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। उसी कड़ी में आज हम अगला बिंदु आपके सामने लेकर प्रस्तुत है सिगिरिया की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? सिगिरिया की गुफाएं। सिगिरिया की गुफाओं के बारे में अध्ययन करने से पहले हम जान लेते हैं कि क्या कितना महत्वपूर्ण है सिगिरिया की गुफाएं हमारे जो कला का एग्जाम पीजीटी होने वाला है उसके लिहाज से यह कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है यह गुफा। यहाँ से भी कम 1 या 2 प्रश्न तो आना ही आना है। तो आज की क्लास में हम इस गुफा को समाप्त करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं जिनको हमें याद रखना है। आइए दोस्तों देखते हैं। तो सर हम शुरू कर रहे हैं सिगिरिया की गुफाएं। सिगिरिया की गुफाओं का अध्ययन करने से सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन गुफाओं का नामकरण, यानी इस गुफाओं का नाम सिगिरिया ही क्यों पड़ा, इसके बारे में हम ये पढ़ लें। इसकी खोज कब हुई, इसकी खोज किसने की, इसके जो चित्र हैं किस धर्म से संबंधित है, इसकी स्थिति क्या है, कहाँ पर यह स्थित है, इसमें जो प्रमुख चित्र पाए गए हैं वो कौन कौन से। बस इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए सिगिरिया की गुफा के बारे में, ताकि हमारा टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे यहाँ से प्रश्न हो जाएगा, चाहे वह आने वाला EMRS का, एकलव्य का हो, चाहे KVS का हो, MVS का हो, मतलब कोई भी परीक्षा देने जाएंगे यदि वह कला विषय से संबंधित है आपको प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। तो देखिएगा सिगिरिया की गुफाएं। सिगिरिया की गुफाओं में बात कर ले, जो सिगिरिया की गुफाएं हैं यह भारतीय चित्रकला का जो है, भारतीय चित्रकला का बहुत व्यापक प्रभाव, भारतीय चित्रकला का बहुत बड़े पैमाने पे प्रभाव भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी पड़ा। भारतीय चित्रकला का प्रभाव इतना व्यापक रूप से पड़ा, अन्य देशों में भी पड़ा। यानी वही देखिए आपके सामने लिखा गया है कि भारतीय चित्रकला का व्यापक प्रभाव भारत में ही नहीं अपितु बल्कि जो दक्षिण भारत में हिंद महासागर स्थित है, उसी हिंद महासागर में एक छोटा सा टापू है, द्वीप है उसी हिंद महासागर में, जिसका नाम है सिंघल द्वीप। जिसका क्या नाम है? सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप में पाया गया है। ये गुफाएं कहाँ पाई गई है? आपके दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में जो हिंद महासागर है उसी में एक टापू है, एक द्वीप है जिसका नाम सिंघल द्वीप है, वहीं पर ये गुफाएं पाई गई हैं। हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा सिंघल द्वीप उसी का पुराना नाम है श्रीलंका का। तो इस श्रीलंका को सिंघल, ये जो हमने बताया ना सिंघल द्वीप, किसका नाम है? श्रीलंका का नाम है। यही सिंघल द्वीप को श्रीलंका वर्तमान समय में श्रीलंका कहा जाता है, इसी को ताम्रपर्णी कहा जाता है, इसी को अमरद्वीप भी कहा जाता है और इसी को आम्र भी कहा। थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, ये नहीं रहेगा, म रहेगा। इसी को आम्र के रूप में गठित होने से आम्रद्वीप भी कहा जाने लगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई कि जो सिगिरिया की गुफाएं हैं यह श्रीलंका में स्थित है और श्रीलंका का प्राचीन नाम है सिंघल द्वीप। उसके अन्य नाम है जैसे ताम्रपर्णी, अमरद्वीप अथवा आम्र या आम्रद्वीप, इसके अलग अलग नाम हैं।
तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखेंगे, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य वंश का एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था। भाई मौर्य वंश की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। उन्हीं के संबंधित, उन्हीं के वंश के संबंधित हम एक बहुत महत्वपूर्ण नाम लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाला था। बौद्ध धर्म को मानने वाला था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? मौर्य सम्राट चक्रधर सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। वह अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है। अशोक जो है पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजता है? श्रीलंका भेजता है। भैया तुम लोग श्रीलंका जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो आप देखेंगे कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के मौर्य सम्राट ने अपने पुत्र, यानी अशोक की बात कर रहा है, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। यही कारण है और शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है कि भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुआत हुई। सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुआत हुई। आधुनिक समय में, आज के समय में, वर्तमान में आप श्रीलंका में देखेंगे तो श्रीलंका के जो मुख्य सांस्कृतिक केंद्र हैं, जो श्रीलंका के मुख्य सांस्कृतिक केंद्र स्थल हैं, उनमें से अनुराधापुरा, पोलन्नरोवा व कैंडी है। ये कैंडी, पोलन्नरोवा, अनुराधापुरा, यह श्रीलंका के वर्तमान में मुख्य सांस्कृतिक केंद्र हैं। भैया आगे देखिएगा सर, अब हम बात कर लेते हैं इन गुफाओं की स्थिति के बारे में। किसके बारे में? इन गुफाओं को स्थिति के बारे में। ये गुफाएं स्थित कहाँ पर हैं? आइए देखते हैं। अगर हम स्थिति की बात कर लें कि यह गुफाएं श्रीलंका में कोलंबो के उत्तर पूर्व में 108 किलोमीटर दूर, कितनी दूर? 108 किलोमीटर दूर। कहीं कहीं आपको 100 किलोमीटर भी मिल जाएगा। दोनों में से जो भी पाइएगा वही सही लगा दीजिएगा, दोनों एक साथ विकल्प में नहीं हो सकते। तो यह 100 किलोमीटर या 108 किलोमीटर कोलंबो से दूर एक मटाले नाम का जिला पड़ता है। उसी जिले में सिंहगिरी कस्बा, एक गांव छोटा सा पड़ता है। यानी कोलंबो से उत्तर पूर्व में, कोलंबो से, यही कोलंबो है आपका, यही कोलंबो है। और इसी के उत्तर पूर्व में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है सिंहगिरी। जिसका क्या नाम है? सिंहगिरी। जिसका क्या नाम है? सिंहगिरी। यही सिंहगिरी कस्बे के समीप खुले एवं सघन, यानी बहुत घना जंगल है। उसी जंगल में लगभग 600 फीट ऊंची, कितनी? 600 फीट ऊंची, 600 फीट ऊंची एक सौंदर्यमय, यानी बहुत ही सुंदर शैलखंड, यानी पहाड़नुमा शैलखंड दिखाई देता है, जो मीनार के समान तलहटी के उथले भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिगरिया की गुफाएं। तो सिगरिया की गुफाएं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो सिगरिया नाम की गुफा है, यह सिंघल द्वीप जो प्राचीन नाम है उसका वर्तमान नाम श्रीलंका है। श्रीलंका में आप जाएंगे कोलंबो से आप उत्तर पूर्व में देखेंगे तो एक 600 फीट ऊंची बहुत सुंदर शैलखंड दिखाई देता है।
जो कि सिंहगिरी कस्बे के समीप में स्थित है। उसी में सिगरिया की गुफाएं स्थित हैं। तो आगे देखते हैं। ये जो शैलखंड है 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित, वह शैलखंड का आकार जो है, उस शैलखंड का आकार जो है सुस्ताते हुए सिंह के रूप में बनाया गया है। किस रूप में बना है? सुस्ताते हुए सिंह अथवा शेर। एक शेर है, वह विश्राम अवस्था में है, यानी सुस्ताते हुए सिंह के रूप में यह जो शैलखंड बना है दिखाई देता है। यही कारण है कि इसे सिंहगिरी नाम से पुकारा जाने लगा। ये जो सिगरिया की गुफाएं हैं, उसकी आकृति सुस्ताते हुए सिंह के आकार की होने के कारण इसे जो है सिंहगिरी नाम से पुकारा जाने लगा, जो कालांतर में यानी आगे चलकर सिगरिया नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? सिगरिया नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे देखते हैं कि ये जो सिंहगिरी कस्बे के समीप जो शैलखंड जो सिगरिया की गुफाएं पाई गई हैं, इस शिखर के निकट ही दो उथली खोहों में कुछ चित्र अंकित है। उसके निकट, उसके पास ही दो खोह हैं। उसी खोहों में कुछ चित्र अंकित है। यही सिगरिया की गुफाएं हैं जो आज विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, जिनकी ख्याति आज पूरे विश्व में, पूरे संसार में है। तो भैया अगर हम बात कर ले तो 6वीं शताब्दी में एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावंश। महावंश में सिगरिया की गुफाओं का एक रहस्यमय संदर्भ भी उल्लेखित है या संदर्भित है। बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा और पूरी क्लास के अंत तक बने रहिएगा। जो भी भाई इस वर्ष 2024 में इंटर कॉलेज में टीईटी पीजीटी के माध्यम से अध्यापक बनना चाहता है, वह क्लास को मिस नहीं कर सकता। उसके लिए कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। आज आप अपना 2 प्रश्न यहाँ से फिक्स कर लीजिए। उसके बाद जब पेपर होगा, मैं पेपर ला के वैसे क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट दिखाऊंगा। हर क्वेश्चन अपनी अलग अलग वीडियो दिखाऊंगा। आत्मविश्वास है, भरोसा है। पूछेगा कहाँ से मेरे भाई, मेरे सर? आइए। तो जो 6वीं शताब्दी में एक बहुत ही प्यारा बौद्ध ग्रंथ है महावंश, उस महावंश में इन गुफाओं का बहुत बढ़िया और रहस्यमय संदर्भ उपलब्ध है, जो कि इस प्रकार है। क्या है? 4वीं शताब्दी के आसपास उसमें जो बौद्ध ग्रंथ महावंश है, उस महावंश में जो उल्लेखित किया गया है वह कब की घटना है? 4वीं शताब्दी की है। कब की है? 4वीं शताब्दी के आसपास की है। तो उस घटना में बताया गया है, उसमें एक धातुसेन नामक एक राजा था, जो कि बहुत ही नीति निपुण था, बहुत ही धर्मपरायण था तथा वह प्रजा रक्षक राजा था। कैसा राजा था? बहुत ही दानशील और न्यायप्रिय राजा था, जिसका क्या नाम था? धातुसेन। धातुसेन की चर्चा बौद्ध धर्म के महावंश ग्रंथ में हुआ है, जो कि धातुसेन का समय 4वीं शताब्दी ईस्वी में बताया गया है, जो कि कैसा था? प्रजा का रक्षक था। यह राजा जो है 661 से 669 ईस्वी तक शासन किया। उस क्षेत्र में ये जो धातुसेन नाम का राजा था, यह 461 से 469 तक वहां पर क्या करता है? शासन करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो शासन करता है, कब से? 461 से 469 ईस्वी के मध्य वह
शासन करता है, या इतना दानशील, इतना न्यायप्रिय, इतना प्रजा की चिंता करने वाला राजा था कि इसने जो है अनेक विहारों एवं सरोवरों का भी निर्माण करवा दिया। यानी 1 2 4 6 नहीं, बहुत सारी गुफाओं का, बहुत सारे विहारों का, बहुत सारे गुफा विहारों का, बहुत सारे सरोवरों का इसने क्या कर दिया, निर्माण करवा दिया। तो सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित, सैकड़ों वर्षों तक असुरक्षित एवं अंधकार में रहने के पश्चात सन 1800, कहाँ पे आ गए एक बार देख लेते हैं, मिला लेते हैं, क्रम थोड़ा सा पीडीएफ लगाने में गड़बड़ हो गया है। चलिए, धातु सेन की तो बात हम लोग कर रहे थे। धातु सेन 461 से 469 के मध्य बौद्ध ग्रंथ में जो है बौद्ध महावंश, जो महावंश नाम का बौद्ध ग्रंथ है, उसमें चर्चा की गई है कि 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास एक बहुत ही दानशील, न्यायप्रिय, प्रजा रक्षक राजा धातुसेन हुआ करता था, जिसकी ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई थी। उसने अनेक विहारों एवं सरोवरों का निर्माण भी कराया था। हम बात कर लेते हैं चित्रों के खोज के बारे में, सिगरिया के चित्रों की खोज के बारे में। सिगरिया के चित्रों की खोज किसने और कब की? तो सैकड़ों वर्षों तक असुरक्षित एवं अंधकार में रहने के बाद सन 1830 ईस्वी में 1830 AD 1830 ईस्वी में ब्रिटिश फौज का एक पदाधिकारी था, जिसका नाम था मेजर फॉर्मस। जिसका क्या नाम था? मेजर फॉर्मस। इसी ने इन सिगरिया की गुफाओं के चित्रों की, या सिगरिया के गुफाओं की खोज की। तो सिगरिया के गुफाओं के खोज करने का श्रेय मेजर फॉर्मस को जाता है। किसको? मेजर फॉर्मस को। इन्होंने इस गुफा की खोज कब की थी? सन 1830 ईस्वी में। कब की थी भैया? सन 1830 ईस्वी में, जो कि ब्रिटिश फौज का एक पदाधिकारी था, जिसका नाम मेजर फॉर्मस बताया गया। क्या नाम? मेजर फॉर्मस। मेजर फॉर्मस को एक यात्रा के दौरान सिगरिया की गुफाओं का पता चलता है, और उसके बाद सन 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में एक बहुत अच्छा नाम है, एक बहुत अच्छे विद्वान है, ए मुरे ने कई चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। ए मुरे ने 1889 ईस्वी में सिगरिया के गुफाओं के जो चित्र है, उनकी ए मुरे ने प्रतिलिपियां तैयार की, जिनमें 13 आकृतियां जो है, जिनमें 13 आकृतियों को पेस्टल रंगों से तथा शेष आकृतियों को रंगीन छाया चित्रों के द्वारा बनाया गया, जो आज कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित है। यानी ए मुरे ने जो 1889 में सिगरिया के गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की थी, 13 प्रतिलिपियां पेस्टल रंगों में और शेष प्रतिलिपियां रंगीन छाया चित्रों में जो तैयार की थी, वह जो है कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित है आज भी। कहां संरक्षित है? कोलंबो संग्रहालय में आज भी संरक्षित है। श्रीलंका की सरकार ने सन 1895 ईस्वी में क्या किया कि सन 1895 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक H.C. पावेल क्या थे? एक पुरातत्वविद थे। H.C. पावेल क्या थे? पुरातत्व विभाग के कमिश्नर थे। H.C. पावेल जो पुरातत्व विभाग के कमिश्नर थे, श्रीलंका की सरकार ने 1895 से लेकर 1905 ईस्वी के मध्य एक कमिश्नर की नियुक्ति करता है। पुरातत्व विभाग में कमिश्नर थे, ये कौन? H.C. पावेल की नियुक्ति करता है। इन्हीं के निर्देशन में, किसके निर्देशन में? H.C. पावेल के निर्देशन में। इन्हीं के निर्देशन में सिगरिया की गुफाओं का जीर्णोद्धार कराया गया तथा सुरक्षा की व्यवस्था शुरू करा दी गई। इस योजना के
अधीन चित्रों के ऊपर तार की जाली भी लगा दिया गया तथा उनको सुरक्षित कर दिया गया और इन तक पहुंचने का मार्ग जो है, रास्ता जो है, उसको भी ठीक करवाया। किसने? एच.सी. पावेल ने। किसने? एच.सी. पावेल ने। आगे देखते हैं। चलिए, एच.सी. पावेल ने रास्तों को भी ठीक करवा दिया ताकि आप आराम से सिगिरिया गुफाओं तक पहुंच सके। लेकिन श्रीलंका के जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों को विश्वास था कि जो ये सिगिरिया की गुफाएं हैं, ये अब सदा के लिए सुरक्षित हो गई है। भैया, जो श्रीलंका के अधिकारी थे, जिन्होंने इसका जीर्णोद्धार करा तथा वहां तक पहुंचने का जो मार्ग रास्ता था, उसको सुदृढ़ किया, बनाया, चित्रों पर लोहे की जाली भी लगवा दी। इतना सब कुछ करने के बाद उनको पूर्णतः विश्वास हो गया कि अब सिगिरिया की गुफाएं जो है पूर्णतः सुरक्षित है। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में होता है 1967 ईस्वी में 14 अक्टूबर की रात्रि को। 1967 ईस्वी में 14 अक्टूबर की रात्रि को चित्रों का एक भाग दुर्भाग्यवश गिर गया। चित्रों का एक भाग दुर्भाग्यवश गिर गया। फिर किन्हीं अवांछनीय अराजक तत्वों ने इन चित्रों को नष्ट कर दिया, उसको हानि अथवा क्षति पहुंचाई। इन चित्रों को छोड़कर सुरक्षित चित्रों को भारत तथा विदेशों, यानी भारत के साथ साथ इटली, कनाडा, अमेरिका की सुरक्षा विशेषज्ञों के सहयोग से पुनः ठीक कर दिया गया। यानी एच.सी. पावेल की अध्यक्षता में श्रीलंका की सरकार ने 1895 से 1905 के मध्य पुरातत्व विभाग के कमिश्नर के रूप में एच.सी. पावेल को श्रीलंका की सरकार ने नियुक्त कर दिया कि भैया जाओ और सिगिरिया की गुफाओं का जीर्णोद्धार करो, साफ सफाई, उसकी सुरक्षा के लिए जो कुछ करना पड़े करो और करवाओ। एच.सी. पावेल महोदय जाते हैं श्रीलंका में सिगिरिया की गुफाओं तक अपने सहयोगियों को लेकर के। वहां के गुफाओं के जो चित्र थे उनको सही करवाया, उसके ऊपर जाली लगवाया, वहां तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग को दुरुस्त कराया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब यह सुरक्षित हमेशा के लिए हो गया है, चले जाते हैं। बाद में एक अप्रिय घटना घटती है सन 1967 में। दुर्भाग्यवश एक चित्र जिसपे चट्टान पे बना था वो गिर जाता है और कुछ अवांछनीय तत्वों ने, कुछ अराजक तत्वों ने वहां पहुंचकर उन चित्रों को एकदम नष्ट नष्ट नाबूद कर दिया, उसको हानि पहुंचाई। बाद में फिर उस चित्रों को सही करने के लिए भारत के साथ साथ इटली के साथ साथ कनाडा से कुछ कला विशेषज्ञों को बुलवाकर उन चित्रों को पुनः ठीक करवा दिया गया। क्या करवा दिया गया? पुनः ठीक करवा दिया गया। जो इटली से कलाकार आए थे, इटली के जो कला विशेषज्ञ थे, डॉक्टर लुसियानो मेरेजी को इस कार्य के लिए रोम के सांस्कृतिक निधि सुरक्षा संस्थान द्वारा नियुक्त किया गया था। उनकी तनख्वाह, पैसा कौड़ी खर्च कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी, सांस्कृतिक विभाग उठाएगा। चलिए भैया, यहाँ तक तो बात हो गई। हम इनके चित्रों के रचना काल की बात कर लेते हैं कि जो सिगिरिया की गुफाएं हैं, उनके चित्रों के रचना काल के बारे में बात कर लेते हैं। यानी जो सिगिरिया की गुफाएं हैं, उनके रचना काल के बारे में हम बात करें तो 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई है। सिगिरिया की गुफाएं 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई। उस समय वहां कश्यप प्रथम का शासन था। अभी ठीक पहले हमने एक नाम का वर्णन किया था
धातुसेन, जिसका वर्णन 6वीं सदी ईस्वी ईसा पूर्व से संबंधित जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश उसमें वर्णित है। तो धातुसेन 4वीं सदी ईस्वी के आसपास का राजा था, यही सिगिरिया के पास। उसी का पुत्र है मोगलायन और कश्यप। दरअसल धातुसेन के पास 2 रानियां थी। एक रानी का बेटा था कश्यप और दूसरी रानी का बेटा था मोगलायन, वह जो धातुसेन का लड़का था। तो वही कश्यप जो सिगिरिया की गुफाएं 5वीं सदी में निर्मित हुई, उस समय वही कश्यप प्रथम वहां का राजा था। एक अन्य प्रमाण से ऐसा भी ज्ञात होता है कि सिगिरिया गुफा के बारे में कि सिंहल की चित्रकला का जो इतिहास है वह ईसा पूर्व 2री शताब्दी में बौद्ध ग्रंथ विशुद्धमग, जो बौद्ध ग्रंथ है 2री शताब्दी की विशुद्धमग में मिलता जुलता एक और प्रमाण है कि जो ऊपर चर्चाएं हुई वो बात सही है, उसका एक प्रमाण और मिलता है। कला विवेचकों का यह भी कहना है, यही नहीं रुकते, कला विद्वान कला विशेषज्ञ उनका यह भी कहना है कि अजंता की गुफा 9 और 10 के चित्र ईसा पूर्व 2री शताब्दी के अंतर ही आते हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं वह अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 जो है, इसके चित्र जो है गुफा संख्या 9 और 10 के जो चित्र है वह भी 2री शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत ही आते हैं। तो तत्कालीन जो वर्तमान में श्रीलंका की चित्रकला से इनकी समानता दृष्टि गोचर होती है, मिलती जुलती है। हम बात कर लेते हैं चित्रों के रंग अथवा विधियों के बारे में। चित्रों के रंग अथवा विधियों के बारे में, चित्रण विधि तथा रंग। अगला हमारा हेडिंग होगा चित्रण विधि तथा रंग। आइए देखते हैं कि सिगिरिया में चित्र तैयार किए गए जो धरातल थे उस धरातल पर बनाए गए। धरातल तो हर जगह बनाया गया, यहाँ किस प्रकार का धरातल बना है आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर धरातल जो है दीवार की पहली सतह को तैयार करने के लिए, दीवार की जो पहली सतह है उसको तैयार करने के लिए खड़िया मिट्टी में चावल भूसी के साथ नारियल का रेशा, उसके बाद वहां पर स्थानीय उपस्थित लाल मिट्टी का लेप से तैयार किया गया था। जो सिगिरिया की गुफा चित्र है उन गुफा चित्रों को बनाने से पहले जो धरातल बनाया गया वह धरातल मेरे प्यारे मित्रों, वह धरातल पहले दीवार पर एक पतली सतह को तैयार करने के लिए खड़िया मिट्टी, चावल भूसी, नारियल का रेशा मिला के तैयार किया गया। बाद में उसे लाल मिट्टी के द्वारा, जो कि वहां पर स्थानीय पाई जाती है उसी स्थान के आसपास, उसी का लाल मिट्टी का लेप लगाकर धरातल तैयार कर दिया गया। उसके बाद उसके ऊपर से बालू है, चूना है, मिट्टी है और वानस्पतिक चूर्ण है आदि का मिश्रण करके फिर तीसरा स्तर आधे इंच मोटे बालू तथा चूने के प्लास्टर से तैयार किया गया। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ध्यान रखिएगा। एक विद्वान है श्रीबेल, उनका क्या नाम है? श्रीबेल। उनका मानना है कि ये जो चित्र है ये सूखे धरातल पर टेम्परा रंगों से बनाए गए। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत, लेकिन जो श्रीबेल महोदय है इनका मानना है कि जो सिगिरिया गुफा के चित्र हैं वह सूखे धरातल पर टेम्परा पद्धति से बनाए गए, टेम्परा रंगों से बनाए गए। यहाँ पर चित्रकार ने लाल, पीले, काले, सफेद तथा गहरे हरे रंगों का भी प्रयोग किया है। लाल रंग
पीला रंग, काला रंग और सफेद तथा हरे रंगों का प्रयोग किया। अब हम देखते हैं गिरिराज महोदय क्या कहते हैं। डॉक्टर गिरिराज महोदय कहते हैं, तो डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल इनका पूरा नाम है। डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल। इनके अनुसार इन्होंने अपनी पुस्तक कला और कलम में चित्रों का अंकन गीली दीवार पर बताया है। इसके पहले वाले विद्वान, इसके पहले कहाँ चला गया, हाँ, श्री बेल ने बताया था कि यह सूखी दीवार पर बनाए गए हैं। सिगरिया के चित्र सूखी दीवारों पर जो है चित्रकारी की गई है। लेकिन डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल कहते हैं और अपनी पुस्तक में लिखते हैं, उनकी पुस्तक का नाम है कला और कलम। उसमें लिखते हैं कि सिगरिया की गुफाओं पर जो चित्रकारी की गई है वह गीली दीवार पर की गई है। किस दीवार पर? गीली दीवार पर किया गया है। उनके अनुसार गीली दीवार पर लाल अथवा काले रंग से रेखांकन करने के बाद रंग भरे गए हैं। यानी रेखांकन लाल और काले रंग से किए हैं। रेखांकन लाल और काले रंग से करने के बाद रंग भरे गए हैं, क्योंकि चित्रों के आसपास अतिरिक्त रेखाएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। अतिरिक्त रेखाएं भी सामान्य रूप से दिखाई दे रही हैं। इसी के आधार पर इन्होंने गिरिराज महोदय ने मान लिया कि ये जो है गीली दीवारों पर इनकी चित्रकारी की गई है। यहाँ पर कुल 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र पाए गए हैं। सिगरिया की गुफाओं में कुल 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र पाए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा। टोंगम गठियाल 21 रूपायनियों के चित्र तो यहाँ पर पाए गए हैं, जिसमें से 4 चित्र गुफा ए व 17 चित्र गुफा बी में पाए गए हैं। ये चित्र मानव आकार से कुछ छोटे हैं। यानी जो मानव का सामान्य आकार होता है उस सामान्य आकार से छोटे चित्र जो यहाँ पर सिगरिया में चित्र पाए गए हैं। प्रत्येक आकृति सौंदर्य से एकदम भरी पड़ी है, सौंदर्य से परिपूर्ण है, लेकिन आलस तथा तंद्रा में विचरण करती हुई प्रतीत होती है। बहुत आलसमयी दिखाई गई है, ऐसा प्रतीत होता है। पहले कक्ष वाली जो नारी आकृतियां हैं नारियों की, वह अति लंबी बनी है, तो दूसरे कक्षों वाली आकृतियां इससे कुछ छोटी बनी है। पहले कक्ष में नारी की आकृतियां कुछ ज्यादा लंबी बनाई गई है और दूसरे कक्ष में नारी की आकृतियां थोड़ी सी छोटी बनाई गई है। लंबाई के इसी अनुपात को ध्यान में रखते हुए उनके चेहरों की लंबाई, रूप, सौष्ठव, सुस्मित, कुसुमार्य, प्रलंब, यौवन, क्षीणकटी और आजान बाहु के मध्य अछूते उन्नत उरोज इस गुफा की कला अभिरुचि के उदाहरण है। बात यहाँ तक मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी और कमेंट में आप लोग जरूर छाप दिया करिए। आप अपना फीडबैक भी दिया करिए, कुछ सुझाव हो वह भी दिया करिए। अन्य कला विषय से संबंधित अन्य कोई और बात हो तो वह भी कमेंट में छाप कर भेज दिया करिए। हम तो आप लोगों की सेवा में दिन रात यहीं पड़े हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या है। इनके चित्रों के बारे में देख लेते हैं। चलिए
चित्र है सिगिरिया गुफा में। सिगिरिया गुफा में एक चित्र है जो एक जुलूस के रूप में, इसके रूप में एक जुलूस के रूप में है। उसमें कुलीन महिला हाथों में पुष्प लिए हुए या पुष्पों का भरा थाल लिए हुए परिचारिकाओं सहित बौद्ध मठ की ओर पूजा करने जा रही है। सिगिरिया की गुफाओं में एक चित्र पाया गया है, एक जुलूस का चित्र पाया गया है जिसमें एक कुलीन या ऊंचे घर की महिला जो है अपने हाथों में फूल पुष्प लिए हुए या फूल का पुष्प लिए हुए या फूलों से भरा थाल लिए हुए बौद्ध मठ की ओर पूजा करने जा रही है, ऐसा चित्रित किया गया है, दिखाया गया है सिगिरिया की गुफा में। यहाँ बौद्ध मंदिर भी निर्मित है। सिगिरिया की गुफाओं में बौद्ध मंदिर का भी निर्माण हुआ है। सभी स्त्रियों ने कमर के नीचे यहाँ में जो पाई गई हैं आकृतियाँ नारियों की, उसमें क्या है, कमर के नीचे सभी ने वस्त्र धारण किया हुआ है। कमर के ऊपर नहीं, कमर के नीचे वस्त्र धारण किया हुआ है। और कुछ स्त्रियों के ऊपर कोहनी तक आस्तीनदार चोली पहन रखी है, आस्तीनदार चोली पहन रखी है। कुछ स्त्रियां अर्धनग्न भी हैं। कुछ स्त्रियां कैसी हैं, अर्धनग्न है। सिर पर अनेक प्रकार के केश विन्यास एवं आभूषण से साज सज्जा की हुई है। और इन चित्रों के नीचे की ओर बादल बनाए गए। आकृतियों में महिलाएं अर्धनग्न हैं, वस्त्र कमर के नीचे है, केश विन्यास बहुत आभूषणों से भरा पड़ा बहुत सौंदर्य बनाया गया है। इतना सब कुछ बनाने के बाद पैरों के नीचे जो है बादल को बना दिया गया। किसको क्या बना दिया गया है, नीचे की ओर बादल बनाए गए हैं, ताकि इससे यह महसूस हो, लोगों को यह समझ में आए कि ये जो है कुछ विद्वान इन्हें यह दिखाने का प्रयास किए हैं कि ये देवांगनाएं हैं, देवी हैं। ये किनकी आकृतियां हैं, देवियों की आकृतियां हैं जो आकाश में विचरण कर रही है। क्योंकि एक स्त्री के हाथ में जल उछालने का छोटा सा उपकरण भी चित्रित है। तो कुछ विद्वान इन्हें सम्राट कश्यप की रानी मानते हैं। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत। सिगिरिया की गुफाओं में जो नारी आकृतियां पाई गई हैं उसमें कुछ विद्वानों का मानना है कि यह देवी है, देवी भगवती का चित्र है, क्योंकि उसके पैरों के नीचे बादल दिखाया गया है। मालूम पड़ा था कि आकाश में उड़ रही है, आकाशचरी है, अप्सराएं हैं, देवी है। लेकिन वहीं उल्टा कुछ विद्वानों का मानना है कि यह जो धातुसेन नामक राजा था उसी का पुत्र मोगलायन और दूसरा पुत्र उसका कश्यप था। उसी धातुसेन के पुत्र कश्यप की पत्नी है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। ऐसा कुछ कि इन्हें सम्राट कश्यप की रानी मानते हैं। रानी किसकी रानी मानते हैं, सम्राट कश्यप की रानी मानते हैं। जो सम्राट की मृत्यु से शोक में डूबी हुई शव पर पुष्प वर्षा कर रही है। इसके शव पर जो है शव पर पुष्प वर्षा कर रही है। वर्तमान पुरातत्वविदों ने इनके अनुसार मेघ कन्याओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान पुरातत्वविद जो है, वर्तमान चित्रकला के विशेषज्ञ जो है, उनका मानना है कि ना तो यह तो कश्यप की पत्नी है, ना तो आकाशचरी कोई देवी देवता है, ना तो कोई देवी है। यह मेघ कन्या है। कौन है? यह मेघ कन्या के अलावा अतिरिक्त और कुछ नहीं है। या फिर इन आकृतियों को बादलों के मध्य बनाकर दिव्य और भव्य रूप प्रदान किया गया है। स्त्रियों की आंखों की जो पुतलियां बनाई गई है वह कहीं कहीं काली बनाई गई है और कहीं कहीं हल्की हरिताभ रूप में दर्शाई गई है। शरीर में प्रायः हरा, पीला अथवा नारंगी रंग का प्रयोग किया गया है। शरीर में जो शरीर बनाने के लिए जो रंग का प्रयोग किया गया है वह हरा, पीला और नारंगी रंग का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार सिगिरिया के
सभी नारी चित्र जो है अप्सराएं अकेले अथवा युग्म रूप में चित्रित हैं। अजंता की तरह आकृतियों की भीड़ भाड़ इसमें नहीं है। चलिए विशेषताओं पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या विशेषता है सिगरिया गुफा की। तो सिगरिया गुफा के जो चित्र हैं उन चित्रों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ये जो सिगरिया गुफा की शैली है, इस दृष्टि से सिगरिया गुफा की अंकन प्रणाली जो है यह अजंता के जैसी ही है। सिगरिया चित्र शैली जो है यह अजंता की शैली के जैसी ही है, अजंता से मिलती जुलती है। कौन? सिगरिया की गुफा के चित्र। इसमें जो स्त्रियों की आकृतियां हैं वह बड़ी कांतमयी और उनमें बहुत ही कोमलता दिखाया गया है, बहुत ही कोमलता दिखाया गया है। उनकी जो मुद्राएं हैं वह बड़ी मनोहर रूप में सजीव एवं गतिशील दिखाई पड़ती है। नारी आकृतियां जो है कोमलता के साथ साथ बहुत सजीव और गतिशील दिखाई देती हैं, गतिमान दिखाई देती हैं। उनके चेहरों पर हर्ष उल्लास का भी भाव दिखाई दे रहा है, यानी जो नारी आकृतियां हैं उनके चेहरे पर हर्ष और उल्लास यानी प्रसन्नता का भी भाव दिखाई देता है। रेखाओं द्वारा आकृतियों के समान रूप में उभार दर्शाया गया है। रेखाओं पे क्या है? उभार दिखाया गया है। इस प्रकार चित्रकार ने चित्रों में आंगिक गठनशीलता, रूप सज्जा, प्रसाधन, आंतरिक भावाभिव्यक्ति एवं शारीरिक सौंदर्य सभी कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने में पूर्ण रुचि दिखाई है। तो भैया क्या है कि जो नारी आकृतियां बनाई गई है उनमें चित्रकारों ने उनका जो शारीरिक सौंदर्य है बहुत बढ़िया रूप से, बहुत सुंदर रूप से प्रदर्शित या प्रस्तुत किया है, ऐसी रुचि दिखाई देती है। इसकी मौलिकता के आधार पर प्रसिद्ध कलाविद ईवी हैवेल ने सिगरिया गुफाओं के चित्रकारों के सौंदर्य बोध और दक्षता की यथेष्ट प्रशंसा की है। कि नारी आकृतियां सिगरिया गुफा पे जो बनी है उनके बनाने वाले चित्रकारों की प्रशंसा किसने की है? बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है जिनका नाम है कलाविद ईवी हैवेल ने इसकी प्रशंसा तो कर दी, उसके आगे एक विद्वान का नाम और आता है, जो है इस विद्वान का नाम है बोतिचल्ली क्या करते हैं? इनकी तुलना पाश्चात्य चित्रकारों के सौंदर्य बोध और दक्षता की यथेष्ट प्रशंसा की है। और ईवी हैवेल उसी लाइन में कह रहे हैं, ईवी हैवेल इसकी और आगे प्रशंसा करते हुए उन चित्रकारों की कर रहे हैं कि वहाँ के जो चित्रकार हैं, जो नारी आकृतियां इतने सुंदर, इतना सौंदर्य बनाए हुए हैं, उनकी प्रशंसा में लिख रहे हैं। उनकी तुलना पाश्चात्य जो चित्रकार हैं, पाश्चात्य चित्रकार बोतिचल्ली से उनकी तुलना की है ईवी हैवेल ने। सिगरिया गुफा के चित्रकारों की तुलना ईवी हैवेल ने पाश्चात्य कलाकार बोतिचल्ली से कर दी है। इतनी सुंदर दृश्य है। चित्रों में विन्यास की शिथिलता बहुत बाधक दिखाई देती है, बाधापूर्ण है। प्रवाह और गति में भी चित्रों की आकृतियों में जो प्रवाह है और गति है वह भी कहीं कहीं अवरोध जान पड़ता है, मालूम पड़ता है, ऐसा दिखाई देता है। आचार्य बुद्धघोष ने 5वीं शताब्दी में रचित अपने ग्रंथ में, उस ग्रंथ का नाम है विशुद्धिमग्न। यह बहुत महत्वपूर्ण नाम है, विशुद्धिमग्न, एक परिमग्न नहीं, विशुद्धिमग्न जो बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है। यह किसका ग्रंथ है? यह आचार्य बुद्धघोष का ग्रंथ है, जिसकी रचना उन्होंने 5वीं शताब्दी में की थी। उसी विशुद्धिमग्न में श्रीलंका के प्राचीन चित्रण ठिकानों का वर्णन किया है। किसने? आचार्य बुद्धघोष ने अपनी पुस्तक विशुद्धिमग्न
मग में। किंतु सबसे प्राचीनतम चित्र अवशेष जो है सिगिरिया की गुफाओं में ही प्राप्त होते हैं। सबसे पुराना चित्र जो है सिगिरिया के ही गुफाओं में प्राप्त होते हैं। 2 चित्रित खोहों में कुल 6 गुफाएं हैं। सिगिरिया की गुफाओं में कुल 2 खोहे हैं, उन 2 खोहों में मिलाकर कुल 6 गुफाएं हैं। किंतु समुचित एवं महत्वपूर्ण चित्र 2 ही गुफाओं में शेष रह गए हैं। केवल 2 ही गुफाओं में शेष रह गए हैं। इन गुफाओं को विसेंट स्मिथ ने 2 भागों में बांट दिया। एक का नाम ए रख दिया, दूसरे का नाम बी रख दिया। 2 भागों में ए और बी में किसने विभक्त किया? विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने इसके नाम से संबोधित किया। वास्तविक रूप में यह 2 प्राकृतिक कक्षों के रूप में एक गुफा है। यह 2 प्राथमिक कक्षों के रूप में एक गुफा है जो 6.5 फुट लंबी है, 6.5 फुट है और टेढ़ी मेढ़ी चट्टानों से विभाजित होती है। इस प्रकार प्रथम कक्ष ए 26.5 फुट व द्वितीय कक्ष भी 41.5 फुट लंबा है। प्रथम कक्ष जो है वह 26.5 फुट लंबा है और द्वितीय कक्ष जो है 41.5 फीट लंबा है। चलिए हम सिगिरिया की गुफाओं की विशेषता के बारे में तो देख लिए। अब हमारी तरफ से सिगिरिया गुफा यहीं पर समाप्त होती है। सिगिरिया गुफा यहीं पर समाप्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहा। अपना फीडबैक दीजिएगा मित्रों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई दिन रात करते रहिए। नौकरी है तो सब कुछ है, नौकरी ना है तो कुछ ना है। नौकरी माई बाप। धन्यवाद।